हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम। मैं लेके आ गई हूं आपके लिए न्यूज़पेपर द हिंदू इन स्कूल। और बच्चों, आज डेट है वेडनेसडे अप्रैल 21, 2021। चलिए शुरू करते हैं। और आज यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में दिया गया है जिसने अभी बिल्कुल लेटेस्ट ही ऑस्कर में नॉमिनेशन जीता है। और ये एक ऑक्टोपस पे बेस्ड है और ये रियल डॉक्यूमेंट्री है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इसे जूम कर देती हूँ यहाँ पे। My Octopus Teacher began as personal video project by naturalist filmmaker who tracked the life of an octopus in an underground kelp forest, but it turned to be an emotional story on nature, love, life and loss. Here why it made it to best documentary nomination of this Sunday Oscar. Guys, ये जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनते बनते मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से बन गई। और इसमें लॉस भी है, लाइफ है, प्यार है, एक ऑक्टोपस जिसने एक बाहर के व्यक्ति को भी अपना लिया, ऐसा कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को आया। और इसीलिए ये ऑस्कर में संडे को नॉमिनेट भी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और ये इस डॉक्यूमेंट्री को बनने में करीब 10 साल लग गए। और ये माय ऑक्टोपस टीचर के नाम से दक्षिण अफ्रीकी फिल्म निर्माता क्रेग फॉस्टर द्वारा एक व्यक्तिगत वीडियो परियोजना के रूप में शुरू किया गया था, जो केप टाउन के पास फ्री डाइविंग करते हुए एक जिज्ञासु फीमेल मोलस्क को ये मतलब उसका इवोल्यूशन कर रहे थे, उसको देख रहे थे और नेचर के साथ अपने संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश में ये एक डॉक्यूमेंट्री बन गई। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। यहाँ पे इस ऑक्टोपस की मतलब अंडे देने से लेकर के एक पूरी लाइफ और फिर उसकी मौत होने तक का फिल्मांकन किया गया है। यानी ये नहीं कि एक अलग अलग ऑक्टोपस के ऊपर बेस्ड फिल्म है। तो आप सोच सकते हैं कि इन फिल्म मेकर ने कितना ज़्यादा समय उस ऑक्टोपस के साथ बिताया होगा, जिससे उस ऑक्टोपस के साथ इनके रिलेशन। और यहाँ पे फोस्टर ने कहा कि ऑक्टोपस ने उनके साथ रिश्ते, जीवन की नाजुकता और प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के बारे में सिखाया और उन्हें एक बेहतर पिता कैसे बना जाए इस बारे में भी बताया। तो ये एक बहुत ही बेस्ट फिल्म है और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, तो ऐसे ही तो नहीं हुई होगी। तो मैं इसका लिंक आपको दूंगी ढूंढ के, तो आप इसको वॉच जरूर करिएगा। और सेकंड टॉपिक है यहाँ पे योर चांस टू सी योर वर्क पब्लिश। बच्चों, यहाँ पे द हिंदू जो है कुछ डायरी मतलब बच्चों से अपने डायरी पे पेजेस मंगवाता है, जिसके बारे में आप भी लिख के मेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में बता दूंगी। और ये जर्नल राइटिंग होती है, पेज 2 और पेज 3 पे दी होती है। और एक्टिविटी होती है जहाँ पे कुछ आप एक्टिविटी कलर और राइटिंग कर सकते हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर अपने आर्टिकल में पब्लिश करता है। ठीक है। स्पॉटेड इन दिल्ली, ये एक पिक्चर है और बड़ा ही रेयर पिजन है जो कि दिखता नहीं है, पर ये दिल्ली में दिखा है। अ येलो फुटेड ग्रीन पिजन रेस्ट अटॉप गुलमोहर ट्री इन दिल्ली। तो ये पिक्चर यहाँ पे छपी हुई है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द फेजेस ऑफ द मून। मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं क्योंकि मून अपनी कलाओं के लिए फेमस होता है। और हमारी हिंदी पिक्चरों में तो बहुत सारे गाने भी बने हैं मून के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे दिया है एवरी नाइट मैनी ऑफ अस अर्ली वेट फॉर द मून टू राइज। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में चंद्रमा के आने का वेट करते रहते हैं, बट ईच नाइट द मून लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट डिड द प्रीवियस नाइट।
और हर रात मून अपनी पहली रात की अपेक्षा कुछ अलग दिखता है, थोड़ा सा घटता जाता है। समथिंग द मून लुक्स लाइक अ नैरो क्रिसेंट, और ये वही घटता जाता है और एक बिग सर्कल से एक छोटे से सर्कल में बदलता जाता है। और कुछ रात फिर ऐसी होती जाती हैं जब आप चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और ये चंद्रमा के विभिन्न आकार हैं जो चंद्रमा के फेजेस कहलाते हैं, और जिन्हें हम हिंदी में मून की कलाएं भी कहते हैं और इंग्लिश में फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो क्या चंद्रमा वास्तव में आकार बदलता है? तो क्या आपको ये बात पता थी? इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस न्यूज़पेपर को आप पढ़िए तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी पता चलती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चंद्रमा अपना आकार नहीं बदलता, लेकिन ये हमें अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि हमारा नजरिया इस बात पे आधारित है कि चंद्रमा सूर्य के कितने प्रकाश में है। आपको पता होगा कि जो हमारे सैटेलाइट यानी जिन्हें हम ग्रह कहते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, और मून भी अर्थ की सैटेलाइट है तो इसके पास भी अपना प्रकाश नहीं है। तो जितना भी प्रकाश इसके ऊपर सूर्य का पड़ता है तो हमें उतना हिस्सा दिखाई देता है। यही इसका यहाँ पे रीजन है, यानी यह पूरी तरह से हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों की तरह प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर करता है, और सूर्य का प्रकाश एक दिशा से आता है, जिसे चंद्रमा का आधा हिस्सा सूर्य के सामने है जबकि दूसरा अंधकार में रहता है। और पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रबुद्ध भाग के बारे में हमारा विचार प्रत्येक रात को बदलता है। जहां चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में है, जब हम चंद्रमा के पूरी तरह से प्रकाशित हिस्से को देखते हैं तो चंद्रमा के उस चरण को पूर्ण चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। और पूर्णिमा के बाद प्रत्येक रात जैसा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा भी करता है, तब तक हम चंद्रमा के कम रोशनी वाले भाग को देखना शुरू करते हैं जब तक कि हमें चंद्रमा का पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। इस चंद्रमा को न्यू मून कहते हैं, और जब चंद्रमा का दूर का हिस्सा सूर्य का सामना कर रहा होता है और पृथ्वी का सामने वाला पक्ष जिसपे कि अंधेरा होता है, तो ऐसा ही होता है जैसा मतलब सन के साथ होता है, बाकी ग्रहों के साथ होता है कि उतना ही हिस्सा हमें दिखेगा जितना सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। और चंद्रमा की यहाँ 8 फेजेस के बारे में दिया हुआ है, यानी नया चंद्रमा जब हम चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देख सकते, इसे न्यू मून कहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात भी कहते हैं। वैक्सिंग क्रिसेट, जब चंद्रमा को बाईं ओर से एक पतली अर्धचंद्राकार रूप में देखते हैं। और फर्स्ट क्वार्टर में होता है कि जब चंद्रमा का पहली तिमाही चरण देखते हैं जो हमें आधा चंद्रमा दिखाई देता है। फिर है वैक्सिंग गिब्स, आधा और पूर्ण चंद्रमा के बीच का चरण होता है, ना कि जब वो लाइट का मतलब 45 डिग्री टाइप कि जब ना ही तो वो पूरा होता है और ना ही वो आधा होता है, तो उसे हम कहते हैं वैक्सिंग गिब्स। और पूर्ण चंद्रमा यानी फुल मून, जब हम चंद्रमा को पूरी तरीके से देखते हैं। और वार्निंग गिब्स, आधा और पूरा चंद्रमा के बीच का चरण होता है। और थर्ड क्वार्टर होती है चंद्रमा की तीसरी तिमाही, जिसे पृथ्वी पर हाफ मून के रूप में जाना जाता है। और वार्निंग क्रिसेट, जब हम चंद्रमा को दाईं ओर एक पतली अर्ध चंद्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आज हमें ये पता चला कि मून के कितने फेजेस होते हैं, यानी कि 8 फेज होते हैं और जिनके नाम हमें पता चले। उसके बाद ये है फर्स्ट पेज पे जो स्पोर्ट्स न्यूज होती है। और अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पेज पे जो कि है 30 मिनट एक्टिविटी। और यहाँ पहला कॉलम में हमारा हेलो देयर, और हेलो देयर में हमसे हेलो कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये आई एम ऑकलेट अ स्मॉल अमेरिकन वाइल्ड कैट अबाउट ट्विस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। तो ये एक ऑकलेट है जो कि अमेरिकन स्मॉल कैट है, पर ये हमारे वहाँ पाई जाने वाली कैटों से डबल साइज की होती हैं। तो लाई का लेपार्डी दिख जाएंगे अगर आपको अचानक ये दिख गई तो माई कोट हैज डिस्टिंक्ट मार्किंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ पैटर्न्स। जैसा कि हमेशा होता है कि इनके पैटर्न्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, आपको लगेगा एक जैसे हैं। और इनके पैटर्न में ऑरेंज, टैन एंड वाइट कोट होता है। एंड आई मे बी मिस्टेकन फॉर अ स्मॉल लियोपर्ड और टाइगर। और आप गलती से, मैंने कहा ना, आप इन्हें स्मॉल लियोपर्ड या टाइगर भी समझ सकते हैं क्योंकि ये कैट से डबल होती हैं। एंड बट आई एम नाइदर ऑफ दोज, पर मैं वो नहीं हूँ, लियोपर्ड भी नहीं हूँ, टाइगर भी नहीं हूँ, बट आर अ मेंबर ऑफ द पैंथेरियन रोरिंग कैट्स सब फैमिली
यानी ये पैंथेरियन जिसके टाइगर होते हैं उन्हीं के सब फैमिली के होते हैं। आई एम अ मेंबर ऑफ द फेलाइन स्मॉल कैट सब फैमिली, और ये स्मॉल कैट की सब फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिलहाल होती बहुत ही डरावनी है जो भी हैं। And I have blade-like teeth and raspy tongue, which helps remove every little piece of meat from bones. तो ये इनके पास इतने अच्छे शार्प टीथ हैं, टंग है इतनी, तो ये मतलब बोन्स में से सिंगल पीस भी मीट का निकाल लेती हैं। एंड आई एम आ नॉक्टर्नल एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो है नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो नाइट में एक्टिविटी करें। मोस्टली बिल्ली, कुत्ते, ये सब नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड विद एक्सटर्नल आई साइट एंड हियरिंग एबिलिटी, और ये एक्सीलेंट आई साइट होती है इनकी, जो कि एनिमल्स की सभी की खासियत होती है। एंड इनकी डाइट में मतलब अब ये नॉन वेजिटेरियन हैं, तो इंक्लूडिंग रोडेंट, मंकी, टर्टल्स, मतलब कुछ भी। And unlike other cat species, I am not afraid of water. Oh my God! तो ये वाटर से भी नहीं डरती हैं। I am an excellent swimmer, और ये एक excellent swimmer होती हैं। और दूसरे हैं, यहाँ पे एक बर्ड की बात हो रही है। I am a toucan, a tropical bird. Guys, आपको यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ट्रॉपिकल। आप जानते हैं ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? तो बच्चों, जो ट्रॉपिकल की बात हो रही है वो ट्रॉपिकल एक क्लाइमेट होता है, और ये पृथ्वी जो कि इक्वेटर है, इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, और अर्थ होती है 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और हमारा इंडिया देखिए इसी के बीच में आता है, और ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के कंट्री हैं। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल एरिया यानी उष्ण कटिबंधीय, इसे हिंदी में कहते हैं। वैसे हिंदी को मत फॉलो करिए ज्योग्राफी में, तो अच्छा रहेगा, बहुत कंफ्यूजिंग नाम है, इंग्लिश में ही ज्योग्राफी को देखिए। तो ट्रॉपिकल जो एरियाज होते हैं वो 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो भी एरिया आएगा वो हमारा ऐसा क्लाइमेट फॉलो करेगा, और इसके बीच में जो भी पैटर्न होगा, यानी हैवी रेन होगी तो बहुत घने जंगल होंगे, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट, और भारत में साउथ मतलब वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट के वन, इसी तरह यहाँ पे अफ्रीका के वन, अमेजोन के वन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत रिच होती है। तो ये एरिया उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल कहलाता। तो ये इसी ट्रॉपिकल एरिया की बर्ड है, और ये बहुत कलरफुल होती है। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में पाई जाती है। और इनकी बॉडी जैसा कि हमें दिख रहा है ब्लैक फेदर और से कवर्ड होती है, वाइट इनके नेक पे होता है, और इनकी जो ये है बीक, ये बहुत ही लंबी होती है। एंड माई बिल इज मेड ऑफ कैरेटिन एंड इट्स लाइट वेट विल इट साइज में डिटर प्रेडेटर। और जो इनकी बिल होती है ये कैरेटिन से बनी होती है, और कैरेटिन का मतलब ऑरेंज कलर। बच्चों, मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं वो पूरे मतलब मिस हो गए, पूरे 150 वीडियोस थे, उनमें इतना कुछ था, मैं आपको वहाँ तक तो नहीं पहुँचा सकती। इवन मेरे पास खुद उनका बैकअप नहीं था, और उनमें बहुत कुछ था पिछला बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। पर कोई बात नहीं, हम फिर से अपने चैनल को उसी तरह ग्रो करेंगे, और मैं फिर से सारी वीडियोज़ फिर डालूंगी। और पर वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो उनका कलर भी पिगमेंट से डिसाइड होता है। जैसे इस बर्ड का बीक ऑरेंज है तो ये कैरेटिन की वजह से है, और ये बहुत ही हल्का होता है, और इसका आकार शिकारियों को रोक सकता है। प्रेडेटर माने शिकारी होता है, लेकिन उन्हीं से लड़ने में थोड़ा सा कम उपयोगी होता है। और ये फलों को छीलने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और अक्सर ये मेढकों की तरह मतलब मेढों की तरह टर टर करने की आवाज़ निकालने में हेल्प करता है। और यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच इज़ द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो सिर्फ उड़ सकता है, बताइए। और आज का वर्ड ऑफ द डे है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मीन होता है बच्चों बहुत ही लो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे स्पेस से रिलेटेड मशीन होती है या उनमें जो
जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें जो फ्यूल भरा जाता है वो क्रायोजेनिक फ्यूल होता है, क्योंकि वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बहुत कंप्रेस करके भरा जाता है। और यहाँ पे दिया है क्रायोजेनिक इज एन एडजेक्टिव दैट इट मीन्स रिलेटिंग टू वेरी लो टेम्परेचर। For instance, cryogenic liquids are liquefied gas kept in their liquid state at very low temperature. और इसका मुख्यतः इस्तेमाल स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत यूज किया जाता है। और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ऑल क्रायोजेनिक लिक्विड्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन क्रायोजेनिक टैंकर अक्रॉस द कंट्री। तो क्रायोजेनिक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम आ जाते हैं अपने फन फैक्ट पे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नासा ने फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमने अभी अपने पहले वाले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नासा ऐसा करने वाला, अगर ये सक्सेसफुल होती है तो वो पहला कंट्री बन जाएगा ऐसा करने वाला, और ये इन्होंने कर दिखाया है। तो नासा ने 19 अप्रैल 2021 को मंगल पर मिनी हेलीकॉप्टर इनजेनिटी को सफलतापूर्वक उड़ाया है और किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित उड़ान भरने का इतिहास बनाया है। रोटर क्राफ्ट की पहली उड़ान 39 सेकंड से अधिक समय तक चली, क्योंकि इनजेनिटी ने 10 फीट की ऊंचाई तक खुद को उड़ाया और फिर मॉर्टियन की सतह पर लौट आया। और इनजेनिटी ने दृढ़ता से रोवर पर लाल ग्रह की सवारी की, और जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ क्वेश्चन है, नासा प्लान्स टू सेंड अ मच लार्जर रोटोक्राफ्ट लैंडर टू सैटर्न मून टाइटन, कैन यू फाइंड आउट दिस नेम? तो गूगल जरूर करिएगा। और सेकंड है यहाँ पे म्यूजिक, मैसेज एंड मेलन। तो ये क्या है? कई वर्षों बाद 3 मलेशियाई किसानों का कहना है कि उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक जापानी कस्तूरी मेल को उगाने में सफलता हासिल करी है, और जो कि बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है और बहुत उपचारों में हेल्पफुल हो सकता है। तो मलेशियाई कंपनी मोनो प्रीमियम मेलन ने किसान नियमित रूप से खरबूजे को उसका स्वाद बढ़ाने के लिए और मतलब उसमें बहुत कुछ विकसित करने के लिए एक तरह का शास्त्रीय संगीत बजाया और उन्हें इसके प्रोत्साहन करने के लिए मना लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मस्क मेलन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? वो फ्रूट, मस्क मेलन फ्रूट। और यहाँ पे है नंबर गेम। इसके बाद हम आ जाते हैं हेरिटेज टेल पे। यहाँ पे कुछ क्लू दिए हुए हैं हेरिटेज टेल के और आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये यूनेस्को की डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है 1987 में। और ये अनस्क्रैम्बल मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है, और डिस्कवर अ फ्यू ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको अरेंज करके ढूंढ के लिखनी है। तो ये सारी जो क्विज होती है इनको जरूर किया करिए। और अब हम आ गए हैं अपनी 10 मिनट चैलेंज पे। और यहाँ पे 1 मिनट क्विक चेक पे क्वेश्चन है हमारा, 9 to 99 हाउ मेनी सेवन्स आर देयर बिटवीन 9 and 99? तो कितने सेवन्स आएंगे 9 to 99 के बीच में, जरा ढूंढ के रखिए। एंड 2 मिनट वर्ड सर्च में आजकल ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड वर्ड सर्च करने हैं। तो दिस वीक इजी सर्च आर ऑन ह्यूमन एनाटॉमी, स्पॉट 6 वर्ड रिलेटिंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या क्या जुड़ा होता है? सबसे पहले तो हार्ट होता है, आर्टरी होती हैं और वेन्स होती हैं। तो इस तरह से ढूंढिए सर्कुलेटरी सिस्टम, गूगल पे सर्च करिए कि किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर इस ग्रिड में अपने शब्दों को ढूंढ निकालिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 10 मिनट चैलेंज में। तो आज 10 मिनट चैलेंज में यहाँ पे द 4th लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड की बात हो रही है, जो कि है मेडागास्कर। आप बता सकते हैं मेडागास्कर की लोकेशन किधर है पूरे वर्ल्ड में? तो बच्चों ये देखिए, विश्व में जो मैप पे मेडागास्कर है ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे है, और ये अफ्रीका का ही हिस्सा है, जो कि अफ्रीका से बहुत साल पहले प्लेट टेक्टोनिक जब क्रिया हुई थी तो उससे अलग हो गया था। और
ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेडागास्कर की लोकेशन किधर है और ये अफ्रीका के किन तटों के सामने पड़ता है, मतलब मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया और कौन से देश यहाँ पे आसपास पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे है हमारा भारत। तो मेडागास्कर द्वीप तो चौथा सबसे बड़ा है, पर पहला ग्रीनलैंड है पूरे वर्ल्ड में। और ये द्वीप जो है, मैंने जैसा कि बताया, ये अलग होने से बना है, जो कि अफ्रीका से अलग हुआ था। और ये जो भी जितने भी आइलैंड होते हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से भरे होते हैं और इनकी जो इकोनॉमी होती है, ये बेसिकली टूरिस्ट पे डिपेंडेंट ज़्यादा होती है। और इन्हें प्राकृतिक संसाधनों का खजाना कहते हैं। और इतनी लोकप्रियता के बावजूद ये एक गरीब देश है अभी भी, और बहुत सारी चीज़ों में अभी भी दूसरे देशों पे निर्भर करता है। जैसे भारत बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करता है, मेडिसिन से लेकर के छोटी से छोटी चीज़ों तक में, क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो हमेशा अस्थिर रहती है। और जिस भी देश की पॉलिटिकल हालत अच्छी नहीं होती है, वो देश चाहे कितने भी रिसोर्सेज से फुल हो, वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। और यही हाल है अफ्रीका का भी। आप हमेशा देखते होंगे कि वहाँ पे हमें कभी मिलिट्री शासन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बच्चे किडनैप हो जाते हैं। हालांकि पहले यूरोपीय लोगों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच मेडागास्कर में पैर रखा था, पर फ्रांसीसियों ने देश को कॉलोनी अपनी बना ली थी। तो जब ये कॉलोनीज होते हैं तो वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर दूसरे देशों में, यानी फ्रांस ले गए, ब्रिटेन ले गए, पर जिस देश से सोर्स निकाले जाते हैं उस देश का कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो ये देश 1960 तक फ्रेंच से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में लगा रहा और इस दशक लंबे फ्रांसीसी शासन के कारण कोई भी उम्मीद यहाँ नहीं जगी। तो एक्टिविटी कॉर्नर में यहाँ दिया है कि टू विच कॉन्टिनेंट डज मेडागास्कर बिलोंग। तो हमारा आंसर हमने मैप में देखा है, अफ्रीका से अलग हुआ है ये। एंड इन द मेडागास्कर सीरीज ऑफ एनिमेटेड फिल्म विच एनिमल इज ग्लोरिया। तो ग्लोरिया कौन है इस फिल्म में, और ये बड़ी ही फेमस मूवी है, पता लगाइए। अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट। जब हम इन अल्फाबेट्स को अरेंज करेंगे तो हमारी स्पेलिंग बनेगी। तो स्पेलिंग है हमारी DETERMINED, यानी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड माने होता है निर्धारित करना। फिर इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने टॉपिक पे, जो कि है 2 मिनट कॉम्प्रिहेंशन। और इसको पढ़ के सॉल्व करने में सीरियसली स्टार्टिंग में तो आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, पर आप जब एक बार इन्हें रोज करने लग जाएंगे, जो कि मैं आपको वीडियोस में और अपने ब्लॉग www.studyforthebetterfuture.online पे इसका लिंक आपको दे दिया करूंगी। अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दूंगी। तो वहां पे जब आप इसे पढ़ के करेंगे तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा वाकई में नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इनकी वर्ड मीनिंग आपको, इनके कठिन शब्दों की वर्ड मीनिंग दे ही देती हूँ। तो उसको पढ़ने के बाद तो ये बहुत ही ईजी हो जाते हैं। आप यहाँ से पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। बच्चों, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो इंडिया का सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है, सबसे अच्छा। और अगर ये आपको कहीं से मिल रहा है और पका पकाया मिल रहा है तो प्लीज़ खाने में इसको परहेज मत करिए, क्योंकि कोई भी बुराई नहीं है। जानकारी बढ़ाने में खुद को इनरिच करते रहिए। जस्ट अ मिनट, जूम इन। यहाँ पे दिया है देयर आर मैनी वर्ड्स ऑन दिस पिक्चर, स्पॉट द सर्कल द वर्ड दैट मेक द पिक्चर अप्लाई। तो यहाँ पे कौन सी पिक्चर होगी, अप्लाई होगी? मॉन्यूमेंट है, बिल्डिंग है, बैटल है, कंस्ट्रक्शन है। तो ऑफ कोर्स ये एक मॉन्यूमेंट ही है। तो विकिपीडिया डेली सर्च में हमारा पहला टॉपिक है द विट्रूवियन मैन। तो विट्रूवियन मैन एक इज अ ड्राइंग मेड बाय इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंची। तो ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। ये जो पीछे आपको ड्राइंग दिख रही है यही है, और ये बहुत ही फेमस ड्राइंग है। इन्होंने इसे 1487 में बनाया था। और ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। इसमें एक पुरुष आकृति का चित्र पूरी तरह से एक सर्कल और एक वर्ग में बना हुआ है, और ये मानव रूप और ब्रह्मांड के बीच दा विंची का क्या संबंध है ये दिखाता है। और उनके साथ के नोट्स प्राचीन रोमन वास्तुकार विट्रूवियस के काम पे आधारित था।
जिन्होंने कभी कभी कैनन का अनुपात भी इसे कहते हैं, और ये वेनिस में गैलरी डेल एकेडेमिया में संग्रहित है। तो हमारा लास्ट वर्ड वेनिस है, तो देखते हैं वेनिस कहाँ पे है। और वेनिस बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है और ये हमारे इटली में आता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि वेनिस के बारे में क्या दिया हुआ है। वेनिस इटली का एक सुंदर शहर है जो कि ईस्ट इटली के वेनेटो क्षेत्र में 118 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। शहर और आसपास के लैगून्स के माध्यम से ये नहरों जैसा आभास देते हैं और ऐसा लगता है कि ये पानी पे तैर रही हैं और ये नहरें परिवहन का एकमात्र साधन है। और पारंपरिक गैल्डोल पर्यटकों जो यहाँ पे बोट्स चलती है ना, इन्हें बोलते हैं गैडोल। ये दिया हुआ है यहाँ पे। इन्हें गैंडोलाज बोलते हैं। ये जो गैंडोलाज हैं ये इनकी पारंपरिक बोट्स हैं और ये हमेशा से टूरिस्ट के लिए आकर्षक का क्षेत्र रही हैं। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित वेनिस कभी कला वास्तुकला का केंद्र था और इसकी सुंदरता ने वेनिस के स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को प्रेरित किया है, जिसमें बहुत सारे पेंटर्स शामिल हैं। वेनिस जो है अपने व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से कुकीज, जिन्हें बोकोली बुसोलोई यानी बटर बिस्किट भी कहते हैं और शॉर्ट ब्रेड भी कहते हैं। यानी ये जिन्हें हम बटर बिस्किट के नाम से जानते हैं, इन्हें वेनिस में शॉर्ट बिस्किट भी कहते हैं, यानी शॉर्ट ब्रेड भी कहते हैं। तो शॉर्ट ब्रेड एक पारंपरिक स्कॉटिक बिस्किट है। ये वहाँ के ट्रेडिशनल बिस्किट आप कह सकते हैं। शॉर्ट ब्रेड यानी छोटा सा और समान रूप से पका हुआ लाइक बेकरी प्रोडक्ट है और एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में एक पैटर्न पे आधारित किया गया था और क्रिसमस और नए साल के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आ जाता है। और हमारा लास्ट वर्ड है यहाँ पे क्रोइसेंट। क्रोइसेंट भी एक डिश होती है, ये देखिए ऐसे दिखती है। और क्रोइसेंट फ्रांस की फेमस पेस्ट्री है और ये पफ पेस्ट्री है जिसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रिया से मानी जाती है और ये आटे में खमीर को उठा के बनती है और मक्खन एक्सेट्रा इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। किसी भी बेकरी प्रोडक्ट में मक्खन और शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको बनाने की विधि यहाँ पे दी हुई है। और फिर 1915 में एक फ्रांसीसी बेकर सिल्वेन क्लाडियस गोए को इसकी रेसिपी लिखने का श्रेय जाता है और क्रोइसेंट्स को नाश्ते के रूप में परोसा जाता है, खास करके यूरोप में। और ये एक पिक्चर है यहाँ पे बच्चों, फ्लोटिंग अ न्यू आइडिया। आजकल फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और अब चलते हैं हम अपने फेस टू फेस की तरफ। तो इनके बारे में दिया है, ही हैज़ बीन चूजन एज द न्यू लीडर ऑफ क्यूबा बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये अभी क्यूबा के लीडर चुने गए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो ये हैं मिगुल डायज कैनल एज द लीडर चुने गए हैं क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। और ये है आज का सुडोकू जिसका डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 1 स्टार है। और अब है स्पोर्ट्स न्यूज़ लास्ट पेज पे। तो गाइज न्यूज़पेपर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की ब्लॉग से रिलेटेड या फिर यूट्यूब पे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। और अपना प्यार और अपना सहयोग इसी तरह देते रहें और घर में रहिए। कोविड से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो चलती हुई मैं कल फिर आती हूँ आपके लिए नए न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू।